हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएस का कोर्स है और वो एमपीएस के कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर 2024 के एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। आई होप आप सभी को मिल गई होगी और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए कि सर एग्जाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए MS 001 और 002 की वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। दूसरी चीज, आपका जो दिसंबर 2023 का पेपर है, अभी तक वेबसाइट पे बिल्कुल लेटेस्ट पेपर यही है। इससे पहले जो पेपर आप सभी के जून 2024 आए थे, वो मैंने एग्जाम के टाइम पे ही आप लोगों को करा दिए थे। जैसे ही एग्जाम हुआ था, बच्चों के जो भी हमारे पास पेपर है उसी समय करा दिए थे। तो अभी इग्नू की वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट पेपर जो है वो केवल यही देखने को मिलेगा। और आपको एग्जाम के लिए फिलहाल इसी को एज अ रेफरेंस, या फिर हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जो जून 2024 के टाइम पे पेपर का जो भी पेपर हमारे पास मिल रहा था, हमने आपकी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आप उनको देखिए। दूसरी चीज, आपका पेपर कैसे आता है आपको समझना है तो इसको पहली बात आप ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहली बात तो आपके पास में एमपीएस कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे, 8 बुकें होंगी, एक सब्जेक्ट की आपकी 2 बुकें होंगी। जैसे पहला सब्जेक्ट आप सभी का रहेगा एमपीएस में 001, फिर कौन सा रहेगा 002, कौन सा रहेगा 003, फिर कौन सा रहेगा 00। इसकी भी आपकी 2 बुकें होंगी, फर्स्ट बुक और सेकंड। इसमें भी आपकी ऐसे ही 2 बुकें होंगी, फर्स्ट बुक और सेकंड। ऐसे ही इसमें भी 2 बुकें होगी आपकी फर्स्ट, ऐसे ही इसमें भी होगा फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल 8 बुक आपकी हो गई है। और अब तक हम क्या कर चुके हैं, एमपीएस 00 जो 1 वाला सब्जेक्ट, इसकी वीडियो तो पेपर की दिसंबर 2023 वाली मैंने अपलोड की है, और 2000 जो 24 वाली वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एमपीएस 002 को भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएस 003 इस वाले। फिर आने वाली जो वीडियो होगी उसमें एमपीएस 004 का भी करा दिया जाएगा। तो एमपीएस 003 सब्जेक्ट है, उस बुक का नाम है आपका इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। दिक्कत सबसे बड़ी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में इग्नू की बुक पोस्ट होकर नहीं आई है और वो अपनी बुक को नहीं ले पा रहे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना वैलिड आईडी कार्ड लेकर इग्नू के हेड ऑफिस जो मैदान गढ़ी है वहाँ पर जा सकते हैं। बट जो स्टूडेंट फ्री है, जो दिल्ली में रहते हैं, वही वाली बुक लेने दिल्ली के बाहर तो कोई नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वीडियो का एक्सेस देख सकते हो और अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी। पेपर की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर आएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। पेपर जो है आप सभी के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर। इसमें से आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें आपके 2 सेक्शन बने आएंगे। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन, दूसरे सेक्शन में और अगले 5 क्वेश्चन। आपको हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, अगला 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन जो होगा, 5 क्वेश्चन क्योंकि टोटल करने होते हैं आपको, तो पांचवा क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो। बट याद रहे कि आपको एक सेक्शन से 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। अगर आप ऐसे करते हो तो चौथा क्वेश्चन अगर आप, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं कि पहले ही 5 आ गए करके, इसमें से केवल 3 क्वेश्चन ही चेक होंगे आपके, बाकी के 2 कट जाएंगे। आपने पूरा ठीक लिया। आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चों की बैक जो आती है वो इस वजह से आती है, वो पेपर के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, इसीलिए उनके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम किसी एक सेक्शन से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। पेपर की बात करें तो पेपर आप किसी भी एक भाषा में दे सकते हो, या तो इंग्लिश में या हिंदी भाषा में। बहुत बार क्वेश्चन पेपर कुछ एरर आते हैं, कुछ मिस्टेक्स आते हैं, इसीलिए आपको उन मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका, आप उसको भी जरूर पढ़ लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो देखिए, ये सेम पेपर आप सभी के सामने हिंदी में आ गया है, बट आपको जिस लैंग्वेज में सही हो आप अपना पेपर उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, और यहाँ पर वही सारी चीजें दी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक जो समाजवादी विचारधारा है उसका आपकी भूमिका को बताना। तो राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन किस आंदोलन की बात हो रही है, जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है जो हमने अंग्रेजों के उपनिवेशवाद से आजादी की जो लड़ाई लड़ी, उसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया।
राष्ट्रीय आंदोलनों को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक नरमपंथी, गरमपंथी। नरमपंथी वो लोग हैं जो गांधी जी या फिर ऐसे आंदोलन जिनका कहना था कि हम मतलब ऐसे योग आंदोलन के थ्रू अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। दूसरे गरमपंथी लोग थे जो ये चाहते थे कि भई हमें आज़ादी मिलेगी नहीं, हमें जीनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन और भगत सिंह जी, ये सारे के सारे नेता इस तरह। तो इसमें समाजवादी विचारधारा की भूमिका रही। तो देखो राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था वो देश की आज़ादी के आंदोलन और उसके अंतर्गत जो जितने भी उस समय के प्रमुख प्रोमिनेंट लीडर थे, नेता थे, उन सभी नेताओं का एक बात स्पष्टीकरण था, एक बात उनका कहना था। उनका ये कहना था कि भई देश में हमारे बहुत ज़्यादा भेदभाव है, देश में हमारे बहुत ज़्यादा गरीबी है और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर कुछ प्रभावशाली लोग या बड़ी जाति के जो लोग हैं, उनका समाज पर बहुत अच्छा असर है। अगर हमें समाज में समानता लेनी है तो पहले इन पक्षों को दूर करना होगा। तो इस विचार का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और अधिकतर जो नेता थे वो समाजवादी थे। उनका कहना था कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हो भी, तो उस आंदोलन के बाद में जो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तो उस स्वतंत्रता में हम क्या करेंगे, हम अधिकतर जो हमारे अधिकार होंगे, हम किसके पास रखेंगे? हम सरकार के पास। ये आपको या ये भी आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। उसमें ये बताना था, यहाँ पर हम केवल पहले बात तो हम ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, तो इसके लिए मैं आपको कि आप प्लेलिस्ट को देखिए। फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोगों को एमपीएस 002 का सब्जेक्ट देखना है, तो उसके लिए देखो इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतने सारे 56 वीडियोज़ हमने इसमें अपलोड कर रखे हैं, जो पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। आप क्या कर सकते हो यहाँ से उन सारी वीडियोज़ इसके साथ-साथ अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए हमने ऐसी अलग-अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत में जातिगत असमानता की प्रकृति का आपको इसमें बताना है, परीक्षण करना है। इसमें बताना है कि जातिगत असमानता हमारे देश में अब आपको जातिगत असमानता आप सभी को पता है कि कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं। कि भारत के अंदर जातिगत जो है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। हालाँकि ये समय के अनुसार काफ़ी जटिल हो गई है। भारत में अलग-अलग जातियों को उनके कार्यों के आधार पे बाँटा या फिर हम कह सकते हैं जो अलग-अलग प्रकार की जातियाँ बनाई भी गई है, उन जातियों को केवल और केवल उनकी कार्यों के आधार पे विभाजित किया। अब जातिगत असमानता होने की वजह से समाज कैसा होता जा रहा है? समाज विभाजित होता और समाज विभाजित हुआ, समाज विभाजित होने की वजह से भेदभाव में वृद्धि हुई और साथ ही साथ में समाज के अंदर 2 तरीके के वर्ग बनने लगे, एक उच्च जाति के और एक निम्न जाति के। जो उच्च जाति के लोग थे, वो क्या करते थे, बड़े-बड़े पदों को उन्होंने ग्रहण कर लिया या फिर समाज के प्रभावशाली व्यक्ति वो थे और जो निम्न जाति के थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया या फिर हम ये कह सकते हैं कि समाज में उनकी स्थिति हमेशा उच्च वालों के अधीन ही रही। इनको ऐसे हैसियत ही नहीं दिए, इनको ऐसी अधिकार ही नहीं दिए कि ये अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सके। परंतु स्वतंत्रता के बाद, भारत के अंदर आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बना, उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था करवाई गई या फिर हमारा संविधान निर्माता जो लोग थे, उन लोगों ने संविधान की कि यहाँ पर जो जातिगत असमानता है, उसको दूर किया जा सके। उसके लिए अलग-अलग प्रकार के कानून में जातिगत आधार पर जो भेदभाव है उसको रोक किया गया, कानून के समक्ष समानता लाई गई और साथ ही साथ में अलग-अलग और भी प्रोविज़न लाए। चाहे वो देश में सुचारू शिक्षा व्यवस्था की बात हो या अलग-अलग, बाकी उसको डिटेल से आप अंदर अगला क्वेश्चन है विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विश्लेषण। अब यहाँ पर विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विकास का राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारे देश में विकास के 2 मॉडल थे। हमारे देश के 2 मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल था, एक पूंजीवादी मॉडल, दूसरा आपका समाजवादी मॉडल। जो पूंजीवादी मॉडल है, ध्यान रखना है आप सभी को, पूंजीवादी मॉडल के अंदर ये अमेरिका या फिर निजीता की बात करता है, अमेरिका इसको सपोर्ट और जो समाजवादी था, जैसे चाइना, ऐसे देश सपोर्ट करने वाले थे। तो भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, लेकिन भारत ने क्या दोनों को मिलाकर एक नया मॉडल या नया मॉडल निकाला जिसे बोलते हैं मिश्रित अर्थ। इसमें हमने निजी और जो है सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का संयोजन किया है, जिसके अंदर हमने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का संयोजन और मिश्रित अर्थव्यवस्था यकीनन हमारे देश के लिए फायदेमंद रही। आपको याद रखना है क्योंकि इससे हम पूरी तरीके से पूंजीवादी भी नहीं हो पाए कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन ना आ जाए और सरकार के हाथ में जो संसाधन आए भी तो उन सभी संसाधनों का क्या कर सकते हैं, समाज में वो विभाजित
किया जा सकता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में न्यायपालिका के कामकाज का परीक्षण। न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है आपको पता है? सबसे पहली बात तो हमारे देश में न्यायपालिका का प्रावधान स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। दूसरी चीज़, हमने न्यायपालिका को संविधान का अंगरक्षक भी कहा है और संविधान का ही कार्य है कि देश के अंदर सुचारू रूप से शासन चलाए, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग शासन चले, ये कौन सुनिश्चित? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो भी अपराधी है उन सभी को दंड देने का भी काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। न्यायपालिका समाज में जो शोषित वर्ग है उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है। साथ ही साथ न्यायपालिका शासन की एक तीसरे और सबसे विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रण भी करती है। इसमें न्यायपालिका क्या-क्या काम करती है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चर्चा। तो भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य? भारत में 3 प्रकार या देखो संघीय व्यवस्था पहली बात तो क्या होती है पहले आप ये समझो। तो संघीय व्यवस्था का मतलब सिंपली इंग्लिश में संघवाद को हम फेडरेशन कहते हैं और संघवाद का मतलब सिंपल यहाँ पर है कि शासन का जो अंग है वो 3 स्तर पे कार्य कर रहा है भारत के अंदर। वैसे जनरली 2 या 2 से अधिक स्तर पे की जो शासन व्यवस्था होती है उसे संघवाद कहते हैं। केंद्र होता है और एक राज्य हो जाता है। जैसे भारत में 3 स्तर पे शासन काम करती है, केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, का जो है लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर हम कहते हैं पंचायत एमसीडी शहरों में हो जाती है। तो इसकी कार्यप्रणाली क्या है? जो केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी वो पूरे देश पे लागू होंगे। समवर्ती सूची और जो साथ ही संघ सूची दोनों के विषय कानून बनाती है। जो राज्य सरकारें होती है वो राज्यसभा के थ्रू क्या करती है? अ, राज्य सूची में आने वाले कानून बना लेती है और स्थानीय स्तर पर अलग ही बता। तो इस तरीके से आपको इसमें संघवाद की पूरी व्यवस्था का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2 से है, लेकिन इससे पहले मैं कहूँ कि इसमें से आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम 2 क्वेश्चन करना था। तो सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, इस क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल ईज़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे टिप्पणी करने के लिए बात आपको कही गई है। भारत में किसान आंदोलन की बात हुई है। तो भारत में किसान आंदोलन को मैंने 2 तरीके से पढ़ा है। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी भारत में आज़ादी से पहले कौन-कौन से आंदोलन और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। दोनों को 20-20 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ पर आपसे शॉर्ट नोट में ओनली 10 मार्क्स का पूछा गया है। पर जो शॉर्ट नोट होते हैं वो केवल 10 मार्क्स के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन आएँगे, चाहे 4 आएँ या 2 आएँ। आपको करने हैं तो दोनों ही करने हैं, ऐसा नहीं एक यहाँ से कर लिया, एक कहीं और से। मैंने दोनों बता रखे हैं, चाहे वो तेभागा आंदोलन है, चाहे वो तेलंगाना आंदोलन है, चाहे वो आपका मेरठ के किसान आंदोलनों की बात करते हैं। सारे के सारे आंदोलन मैंने आपको बताया, आप उसको पहले देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र और हित समूह। हित समूह क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। लोकतंत्र में हित समूह की क्या भूमिका है ये भी बता, दोनों डिटेल से बता रखा है। दबाव समूह की बात है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छी तरीके से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है विकास और लैंगिक न्याय। सबसे पहले आपको विकास के बारे में बताना है और लैंगिक न्याय। विकास डेवलपमेंट है, आप सभी को पता है विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब सिंपली जब मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होती है, जब मनुष्य का जन कल्याण सुधरता है, तो हम इसे विकास के रूप में इंगित करते हैं। यानी विकास जो है हमेशा धनात्मक होना चाहिए। और ध्यान रखना आप सभी को, लैंगिक न्याय का मतलब है विकास की वजह से, जैसे आज के क्षेत्र में हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आज सुधार देखने को मिल रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लैंगिक न्याय का मतलब है कि जो महिलाएं पहले करती थी, तो उन महिलाओं को ऐसे अवसर भी मिल रहे हैं, वो आगे चलकर क्या कर रही है, अपनी स्थिति को सुधार रही है, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ अपना रोजगार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे ऊंचाइयों पर जा रही है और साथ ही साथ हमें एक पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद के लिए उदय के क्या कारण है? सबसे पहली बात तो आपको क्षेत्रवाद का मतलब होना। क्षेत्रवाद का मतलब यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जो आज के ज़माने में अलग-अलग माँग सूट रही है, डिफरेंट उनकी माँग क्या है? उनकी माँग बेसिकली ये है कि कि हमारे लिए कुछ विशेष स्वायत्त कर दिया, स्वायत्त तक कर दिया जाए, यानी विशेष अधिकार दे दिया जाए, विशेषाधिकार। या तो उनको देश से अलग कर दिया जाए, जैसा कि पंजाब ने डिमांड, द्रविड़ आंदोलन हुआ था तो तमिलनाडु के अंदर डिमांड हुई थी। ठीक इसी तरीके से क्षेत्रवाद के उदय के क्या कारण है? नॉर्थ ईस्ट में इनका क्या रीज़न है क्षेत्रवाद का? तो क्षेत्रवाद का रीज़न सबसे
बात है कि इनके संसाधनों का सरकार दोहन कर रही है, लेकिन इनकी दूसरी बात, इनकी जो संस्कृति है वो खतरे में आ चुकी है, जिसकी वजह से अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। तीसरा बात, देश का जो विकास है और इनका जो विकास है वो असंतुलित। देश में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, लेकिन इनका विकास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर क्या कर आंदोलन कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। ग्रामीण शहरों से लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन के क्या कारण है? कई सारे कारण हैं। बहुत से लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, बहुत से लोग शिक्षा के लिए जाते हैं, बहुत से लोग स्वास्थ्य के लिए अपने इलाज करवाने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग बेहतर जीवन, कुछ लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए जाते हैं। तो अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं। जो है हमारे यहाँ पर हम किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, गाँव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। स्थायित्व की वजह से भी हो सकता है। और अच्छा, इसका परिणाम क्या है? परिणाम भी बहुत सारे, मैंने वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, उसके परिणाम क्या है? परिणाम क्या होता है? जैसे ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर पुरुष या तो रोज़गार के सिलसिले में या तो शिक्षा के लिए शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, तो गाँव में आश्रित वर्ग जो है, बूढ़े, बच्चे और महिलाएँ जो हैं, ही रह जाते हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरण का भी एक फैक्टर है, ज़्यादातर लोग शहरों में जा रहे हैं, शहरों में जाकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने की दिक्कत हो रही है, पेयजल की हो रही है, और भी जो है पर्यावरण संबंधित जो समस्याएँ हैं, वो निकल कर सामने आ रही हैं। अगली बात करते हैं, तो सेक्स रेशियो बिगड़ जाता है। पुरुष जो है शहरों, महिलाएँ की वजह से रह जाती है। कमाने के लिए पुरुष शहरों में जा रहे हैं तो महिला, सेक्स रेशियो का मतलब है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात बेसिकली क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। लिंग अनुपात का मतलब सिंपल सा होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ कितनी हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुष। प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये क्या कहलाता है? तो कितनी है ये देखना पड़ता है। ज़्यादातर शहरों में आप देखोगे पुरुष आपको काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो आपको वहाँ पर महिलाएँ, बच्चे या बुजुर्ग भी मिलेंगे। भारत में लोकतंत्र की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन को भी मैंने करवा रखा है। भाई, भारत में अगर लोकतंत्र की भूमिका की बात करें तो भारत में भूमिका बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है आज के ज़माने में जो है समाज के अंदर समानता स्थापित करने में काफ़ी हद तक, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा, एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है न्याय को प्राप्त कर पा रहे हैं। न्यायालय के अंदर या फिर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन पा रहे हैं। लोकतंत्र से पहले जब आपकी अलग-अलग प्रकार की प्रथाएँ मौजूद थी हमारे यहाँ पर, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं ये सारे के सामने। आई होप आपको क्लियर होगा, ये वीडियो पसंद आएगी और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करोगे। ताकि अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक। बाकी मिलता है हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।